हेलो एवरीवन, मैं गौरव आप सभी का आपके अपने चैनल परीक्षा गुरु मुरादाबाद पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए, जो डिस्कशन हमारा चल रहा है वो चल रहा है IBPS RRB क्लर्क 2020 जो आपके 19 सितंबर को हुआ था, उसी का मैं आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जो मैंने आपको पहला पार्ट इसका शेयर किया था उसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशंस और सीरीज के सारे क्वेश्चंस करवाए थे। टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे गए थे, जिसमें से 20 क्वेश्चंस सिर्फ सिंप्लीफिकेशंस और सीरीज के थे। ठीक है, 15 सिंप्लीफिकेशन और 5 जो थे वो सीरीज के क्वेश्चन थे। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैंने दे दिया है, ऊपर आई बटन पे भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। एक बात और, जब कभी भी हम बैंकिंग का पेपर अपीयर करते हैं, ठीक है, जब भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना शुरू करते हैं तो ध्यान रखिएगा, हमेशा जो स्टार्टिंग का जो सेक्शन होना चाहिए वो यही होना चाहिए। चाहे तो आप सिंप्लीफिकेशंस दिया गया तो सिंप्लीफिकेशन से स्टार्ट करिए, या फिर अगर आपको नंबर सीरीज अगर आपको बेटर लगता है तो नंबर सीरीज से स्टार्ट करिए। किसी किसी पेपर में अप्रॉक्सीमेशन होता है तो आप अप्रॉक्सीमेशन से शुरू करिए, या फिर अगर आपको इनइक्वालिटी वाला सेक्शन ज़्यादा बेटर लगता है तो इनइक्वालिटी से शुरू करिए। मतलब यही 4 जो सेक्शन है ये आपका प्रेफरेंस होना चाहिए। ये 4 सेक्शन आपके 10 to 20 मार्क्स सिक्योर करते हैं। ठीक है, जिससे कि आप कट ऑफ वाले जो टेंशन है उससे बाहर आ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि मतलब अगर सेक्शनल कट ऑफ कहीं पे है तो ठीक है, नहीं है तो आपका गुड लक। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि सर उसके बाद हमें कहाँ से स्कोर करना चाहिए, तो डेफिनेटली आपको स्कोर करने वाला जो पोर्शन है वो है आपका DI, और सबसे लास्ट में जो आपका मिसलेनियस पोर्शन जो अरिथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली 10 to 15 क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं। ठीक है, तो हमें 2 DI या 3 DI फेस करना होता है पेपर में। जैसे इस वाले पेपर में जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ 2 DI दिए गए थे। हमेशा याद रखिएगा, अगर 2 DI है तो उसमें से 1 DI आपका बहुत आसान होगा। ठीक है, अभी जैसे मैं आपको जो DI पहले डिस्कस करूंगा, देखेंगे आप बहुत ही मतलब हलवा टाइप के क्वेश्चंस है उसमें। ठीक है, आप देखते हैं मतलब मुश्किल से 2 मिनट में आप सारे DI सॉल्व कर सकते थे। हो सकता है मैं एक्सप्लेन करूँ तो थोड़ा सा मतलब मोर देन 2 मिनट्स ले लूँ, लेकिन आपको जो मैं तरीका बताऊंगा तो आप देखेंगे कि हाँ सर इसे 2 मिनट के अंदर किया जा सकता था। ठीक है, उसके बाद मैं सेकंड DI भी डिस्कस करूंगा, क्योंकि जो मतलब अगर 2 DI है तो उसमें से 1 DI आसान होगा तो 1 DI उससे थोड़ा सा बेटर होगा। ठीक है, लेकिन चूंकि ये प्री लेवल के पेपर्स हैं तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ठीक है, उन्हें भी पता है कि 45 मिनट्स में आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देने हैं जिनको आप विद इन टाइम कर सकें। ठीक है, चलिए डिस्कशन को हम फटाफट आगे बढ़ाते हैं। पहले DI से हम डिस्कशन का शुरुआत करते हैं। ठीक है, मैं वो चीज़ अपने टैब पे पढ़ूंगा और वही चीज़ आपको यहाँ पर फ्लैश होता हुआ दिखेगा। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो आपको यहाँ पर रिफ्लेक्ट होते हुए देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसे ये आपका पहला DI है ना, आपको फिगर यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, जब कभी भी ऐसे DI के क्वेश्चंस हो ना, क्या करना चाहिए हमें सबसे पहले इनके डाटा को फटाफट नोट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले इसके डाटा को नोट कर ले। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है आपसे कि 5 कंपार्टमेंट है MNOPQ। ठीक है, उसमें बैठे हुए आपके पैसेंजर्स का डिटेल इसने दे रखा है और उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम फटाफट उसके डाटा को अगर हम नोट कर ले, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि हमें बार बार स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें बार बार उस ग्राफ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हड़बड़ी में अगर हमने कोई डाटा उठाया तो उसके गलत होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता, मुश्किल से आप 15 सेकंड 20 सेकंड में अपना सारा डाटा नोट कर सकते हैं। अब जैसे ये सिंगल लाइन ग्राफ है, आप इसका डाटा फटाफट नोट कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, देखिए ये 5 कंपार्टमेंट है, M है, N है, O है, P है और Q है। ठीक है, लाइन ग्राफ पढ़ना बहुत ही आसान है। ठीक है, फिर भी अगर मान लिया आपको कोई दिक्कत परेशानी होती है तो मैं इसके कुछ वीडियोस आपसे शेयर करूंगा आने वाले समय में, तो उसमें आपको मैं बताऊंगा कि लाइन ग्राफ को इजीली कैसे पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उसको आसानी से कैसे करते हैं। खैर, आज आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि DI को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे M का डाटा आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल कितना है वो 36 है। ठीक है, N का डाटा देखिए, N का डाटा आपका 18 है। ठीक है, O का डाटा देखेंगे 30 है, और ये जो आपका P का डाटा है ये है आपका 24, और ये आपका जो Q का डाटा है ये आपका 20। ठीक है, चलिए बस इतना ही खेल है आपके ग्राफ का, और कुछ नहीं, ग्राफ आपका खत्म। हम इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करें कि इन्हें हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। अगर मान लिया एक आध क्वेश्चन अगर छूटने की भी बारी आ गई तो हमें ये अफसोस ना हो कि फला DI को हमने अटेम्प्ट किया था लेकिन उसमें से हमने पूरे 5 क्वेश्चन नहीं कर पाया या 4 क्वेश्चन नहीं कर पाया। ठीक है, इस झंझट से आप फ्री हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको वही तरीका बता रहा हूं कि पहले किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, फिर किस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा। एक सिंपल सा कंसेप्ट आप याद रखिएगा, RP
DSA। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हुआ कि अगर कोई डायरेक्ट वैल्यू पूछा गया है कि आप पी के एम के रेस्पेक्ट में वैल्यू बताइए, पी के रेस्पेक्ट में वैल्यू बताइए, तब तो आप डायरेक्टली बता सकते हो, उससे आसान कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मान लिया कैलकुलेशन से रिलेटेड है तो जनरली यही 5 तरह के कैलकुलेशन होते हैं आपके डीआई में। आपको इसी सीक्वेंस में उसको अटेम्प्ट करना चाहिए, आपके लिए आसान हो जाएगा डीआई के क्वेश्चंस को जल्दी से जल्दी टैकल करना। ठीक है, अब देखो आर का मतलब हो गया रेशियो क्वेश्चन। रेशियो हमेशा डायरेक्ट पूछा गया होता है, आपको क्वेश्चन का आंसर तुरंत विद इन सेकंड्स मिल जाएगा। ठीक है, फिर परसेंट के क्वेश्चन, परसेंट में 3-4 टाइप पूछे जाते हैं, जैसा है वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर डायरेक्टली परसेंट पूछा गया है तो आपका बहुत आसानी से बन जाएगा। डायरेक्ट कोई रिलेशन पूछा गया है तो उसको रिलेट करना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, मैंने परसेंटेज का पूरा प्लेलिस्ट आपसे शेयर कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाकर देखिए परसेंटेज का कैलकुलेशन कितना आसान हो सकता है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस मतलब अंतर। उसके बाद सम, ठीक है, डिफरेंस हमेशा आसान होगा सम से, तो पहले डिफरेंस वाले क्वेश्चन को खत्म करिए, फिर सम वाले क्वेश्चंस पे आइए, और लास्ट में फिर हम बात करते हैं एवरेज की। ठीक है, क्या बहुत मुश्किल है एवरेज? नहीं, एवरेज आसान होता है अगर हम उसको टेक्निकली डील कर ले, लेकिन अगर हम उसको टैक्टिक्स के साथ नहीं डील करेंगे तो एक समस्या आएगी कि हमें पहले सम निकालना पड़ेगा, फिर उसको टोटल नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके एवरेज निकलेगा, तो उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि एवरेज के क्वेश्चन को सबसे लास्ट में देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि अभी मैं जब क्वेश्चन करना बताऊंगा तो आप देखेंगे कि हम तो देखते ही आंसर दे सकते हैं। ठीक, टैक्टिक्स के हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन हमें सबसे पहले चूज करना चाहिए था वो रेशियो का। तो देखो क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल पैसेंजर्स इन n टू दैट ऑफ q। तो सिंपल सी बात है, n और q के बीच का रेशियो बताना है। n है 18 और q है हमारा 20, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 18/20, और हम आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं यहां पर 9/10, है ना। क्या इसके लिए कैलकुलेशन की जरूरत थी? बिल्कुल नहीं, मतलब आप देखते ही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने क्या बोला था कि ढूंढो परसेंट वाले क्वेश्चन। परसेंट वाले क्वेश्चन और जल्दी बता सकते हैं आप। तो परसेंट में हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन पूछे गए, एक में डायरेक्टली परसेंट पूछा गया और एक में पूछा गया है कि पहले ऐड करो और फिर उसको कंपेयर करो। ठीक है, तो जो डायरेक्ट वाला है पहले हम उसको कर लेते हैं। देखो ये जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, ठीक है, आपके स्क्रीन पे यहां रिफ्लेक्ट होता होगा, और आप उसी क्वेश्चन को खुद भी करेंगे और मेरे साथ भी करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कह रहा है आपसे कि टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स जो है m में, वो आपके q वाले पैसेंजर से कितने परसेंट ज्यादा है। ध्यान रखिएगा, मतलब ज्यादा का मतलब पहले मुझे डिफरेंस लेना है और फिर उसका परसेंट निकालना है। m वाली जो टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स है वो कितने हैं हमारे पास? 36, और q वाले कितने हैं? 20। भैया 36-20 से कितना ज्यादा है? 16। ध्यान रखिएगा, मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जिससे कंपेयर करते हैं वही वैल्यू नीचे आती है। कंपैरिजन चूंकि q की वैल्यू से हुई है तो q का वैल्यू ही नीचे रखा जाएगा, और मुझे परसेंट बताना है तो इंटू 100%। ठीक है, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 64%। ठीक है, देख पा रहे हैं आप कितनी आसानी से आप अपने जवाब दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि टोटल पैसेंजर इन m एंड p टुगेदर आर व्हाट परसेंट मोर देन टोटल पैसेंजर इन o। ठीक है, तो देखो जरा m और p में 36 और 24 को अगर आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 60, और 60 जो है वो 30 से कितना ज्यादा है? 30। ठीक है, अब पूछा जा रहा है तो 30 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट होगा? 100%। मैं लिख के समझा देता हूं, 100% इसका आंसर होगा। कैसे? देखो इसने कहा था कि m और p का टोटल देखो पहले, तो 36 और 24, ठीक है, और उसको कंपेयर करो o से। मैंने कहा जिससे कंपैरिजन होगा हमेशा वो बाद में आएगा, चाहे वो डिफरेंस के रूप में आप कंपेयर कर रहे हैं तब, चाहे आप उसको रेशियो के रूप में कंपेयर कर रहे हैं तब। और ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन में डिफरेंस भी है और रेशियो भी है, क्योंकि अब मुझे परसेंट बताना है। तो देखो जरा ये टोटल 30 के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है, तो मैं समझ गया कि 30 के रिस्पेक्ट में ये 30 ही ज्यादा है, क्योंकि इन दोनों को जोड़ के 60 आएगा, 60 माइनस 30 होगा। अब 30 से कंपेयर करना है तो डिवाइडेड बाई 30 किया, मुझे परसेंट चाहिए तो इंटू 100 लगा के परसेंट लगा दो। ठीक है, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 100% आएगा। समझ पा रहे हैं आप? ये पूरा पोर्शन इसको कट करेगा, है ना। क्यों? क्योंकि यहां 60 में से 30 गया, 30 से 30 कट गया। ठीक है, मतलब ऐसे ही क्वेश्चंस थे। अगर आपको लॉजिक पता है तो शायद लिखने की भी जरूरत आपको नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब मैंने क्या कहा था? डिफरेंस वाला क्वेश्चन ढूंढ लो। डिफरेंस वाले क्वेश्चन और आराम से हो जाएंगे आपके। जैसे इसने डिफरेंस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछा है क्या? नहीं, डिफरेंस नहीं पूछा है, छोड़ दो। अब इसने सम का क्वेश्चन पूछा है, तो सम वाले क्वेश्चन को देखो। अब देखो जैसे ये आपका जो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर्स इन एम पी एंड क्यू टुगेदर। देखो मतलब एम पी और क्यू को टुगेदर बताना है, मतलब सम करके बताना है। इनको तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं। देखो अगर आपको m की वैल्यू देख पा रहे हैं तो इसका यूनिट डिजिट क्या है? 6,
P की वैल्यू क्या है 4 और Q की वैल्यू क्या है 0। यूनिट डिजिट खाली देख लो तो 6 4 10 मतलब 0 प्लस 0 मतलब वही ऑप्शन होगा जिसका यूनिट डिजिट 0 होगा। और एकमात्र ऑप्शन जो आपका दिख रहा है वो क्या दिख रहा है आपका 80 के रूप में, मतलब 80 हमारा आंसर हो गया। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस का तो आंसर देने के लिए हमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। यूनिट डिजिट देख लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ी वीक है तो डिजिट सम भी देख लीजिए, और पूरा जोड़ने आता है तो जोड़ करके देख लीजिए, फाइनल आंसर आपको बड़े आराम से मिल जाएगा, ठीक है। अब एवरेज वाला जो क्वेश्चन है आपका अगला, उसमें क्या कह रहा है आपसे कि फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ पैसेंजर्स इन एम ओ एंड पी टुगेदर। तो कोई दिक्कत नहीं भाई, अब एम ओ और पी का जो टोटल आएगा वो भी देख लीजिए 36 है, ओ की वैल्यू 30 है और पी की वैल्यू 24 है। क्या मुझे फिर से सबको जोड़ना चाहिए? मैं मना करूंगा, मैं बोलूंगा कि आप पहले यूनिट डिजिट ही देख लो ना। 6 + 4 10 मतलब 0 आएगा प्लस 0, मतलब अब अगर कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 0 और 3 से वो पूरा पूरा कटेगा तो फाइनली उसका यूनिट डिजिट तो 0 ही होगा ना। तो मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो मेरा आंसर होगा वो 30 होगा, ठीक है। एक ही ऑप्शन है मेरे पास 30, मतलब इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मेरा 30 हो जाएगा। तो इस तरह से करके आप अपने सारे क्वेश्चंस बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते थे। तो इस तरह से ये वाला डीआई तो आपको पूरे 5 मार्क्स दिलाता ही दिलाता है। अब चलिए बढ़ते हैं हम अगले डीआई की तरफ, ठीक है। अगला डीआई भी अब आपके यहां स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और फिर हम उसी का डाटा फिर से नोट करके फिर हम बढ़ जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। आइए देखते हैं। अब देखिए जैसे ये आपका एक बार ग्राफ उसने दे रखा था, ठीक है, उसमें उसने जो डाटा दिया है वो क्या दे रखा है, 4 स्टोर हैं, उन चारों स्टोर से जो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे में, ठीक है, जो नंबर ऑफ गारमेंट्स क्या है रिसीव होते हैं उसका डाटा इसने दे रखा है, ठीक है। देख पा रहे हैं आप? क्या करना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए? मैंने आपसे कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में सबसे पहले आप क्या करना कि इनके डाटा को नोट कर लेना, ठीक है। द फॉलोइंग बार शोज द डाटा ऑफ गारमेंट रिसीव्ड ऑन वेरियस डेज ऑफ द वीक। कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो जी फटाफट हम इसके डाटा को नोट कर लेते हैं। तो इसका जो डाटा अगर हम नोट करें तो देखो 4 स्टोर हैं आपके, एल, एम, एन और आपका ओ, ठीक है। ये आपका हो गया मंडे का डाटा, ये हो गया आपका ट्यूसडे का डाटा, ये हो गया आपका वेडनेसडे का डाटा और ये हो गया आपका इसके आगे थर्सडे का डाटा, ठीक है। चलो जी, बार ग्राफ में तो ज्यादा कुछ अभी आपको मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी इस वाले बार ग्राफ में। क्यों नहीं करनी पड़ेगी? क्योंकि उसने खुद ही डाटा दे रखा है, तो आप फटाफट बस उसे नोट कर लो ताकि आपको बार बार आप ग्राफ की तरफ जाने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए डाटा हम नोट कर रहे हैं, देख पा रहे हैं आप, देखो कितना है 54, 56, 23 और 28, ठीक है। देखो अगला डाटा क्या है आपका 49, 37, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है आपसे 53, 39, ठीक है। उसके आगे आप देखो 52, 65, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है 60 और 45। उसके आगे देखो आपका डाटा है 57, 39, इसके बाद है आपका 43, 41। बस ये डाटा हमने नोट कर लिया, हमारा काम खत्म। अब हम बार बार ग्राफ की तरफ नहीं भागेंगे, ठीक है। डन। अभी समय है तो हम इस पर डिजाइन बना ले रहे हैं, वैसे डिजाइन बनाने का समय नहीं होता वहां पे, ठीक है। चलो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऐसे डाटा लिखना जो आपको समझ में आ जाए बस, और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो अब जैसा भी क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या कहा था, क्वेश्चंस उसी सीक्वेंस में चूज कर लीजिएगा जो अभी अभी मैंने आपको समझाया था। मैंने आपको क्या समझाया था, RPDSA, ध्यान रखिएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। आप बड़ी जल्दी अपना स्कोर कर सकते हैं। चलो शुरू करें, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो मैं बहुत बढ़िया लेवल पे ले जाकर के आपको समझा भी नहीं रहा, लेकिन हाँ अगर हम बेसिक्स में भी कुछ चीजों का ध्यान रखें तो हमारा क्वेश्चन और जल्दी सॉल्व हो सकता है, ठीक है। मैं आपको यही ज्ञान दे रहा हूं। चलिए अब देखिए जो क्वेश्चन है, मैंने क्या कहा था, चूज करते चले जाइए। 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। सबसे पहले मैं रेशियो वाला क्वेश्चन ढूंढूंगा। मुझे एक रेशियो वाला क्वेश्चन मिल गया। क्या कह रहा है आपसे कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स रिसीव्ड बाय शॉप ओ ऑन ट्यूसडे। तो भैया ओ के सामने जो ट्यूसडे का डाटा है तो वो आप उठा लो, मतलब 39, ठीक है। उसको कंपेयर किससे करना है, द टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स रिसीव्ड बाय एल ऑन मंडे। तो एल के सामने जो मंडे का डाटा है उसको ले लो, बस इसका रेशियो चाहिए, बस क्वेश्चन हो गया सॉल्व, ठीक है। मतलब आपको 39 को 54 से डिवाइड करना है। भाई कितने मरतबे कटेगा बताओ, ये आपका 13 और ये आपका 18, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका 13:18, ठीक है। मैंने इसीलिए बोला कि अगर आपको अप्रोच पता है कि किसको पहले देखना है और किसको बाद में देखना है, आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखो रेशियो वाला काम खत्म हुआ, अब हम परसेंट वाले क्वेश्चन को ढूंढेंगे। तो परसेंट वाला जो क्वेश्चन है हमसे, परसेंट के कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसमें, एक ही है। उसमें क्या कह रहा है, टोटल गारमेंट्स रिसीव्ड बाय
शॉप ओ ऑन ट्यूसडे, मतलब फिर से यही डाटा उठाना है आपको, ओ का ट्यूसडे मतलब 39, और उसको कंपेयर किससे करना है, इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल गारमेंट्स रिसीव्ड बाय शॉप एन ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में शॉप एन का जो गारमेंट्स का डाटा है उसको उठा लो, मतलब 60 से कंपेयर करना है, ठीक है। मतलब अब आपसे बस इतना ही पूछा जा रहा है ना कि बताओ भाई जो 39 है ये आपका 60 का कितना परसेंट है, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लो, बताओ जी। ये तो आप मुंह पे भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 39 60 का कितना परसेंट है, तो सर कुछ 50 से ज्यादा होगा, है ना। मतलब अगर आप डायरेक्टली अप्रोच, अगर आप पूरा कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो 60 का आधा 30 होता है, उसी से थोड़ा ज्यादा होगा, ठीक है। अगर आपने मेरा परसेंट का पहला वाला वीडियो देखा है तो मैं तो यहीं से देख के बता दूंगा कि इसका जो डाटा है वो लगभग कितने के बराबर आ रहा है। ये आपका 60 का आधा 30 हो गया। अब 9 हमें देखना है तो 6 प्लस 3 मतलब कुछ 15% के आसपास और होगा, मतलब कुल मिला के ये आपका 65% होगा, ठीक है। मतलब कैलकुलेशन बिना किए आप डायरेक्टली आंसर दे सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मान लिया कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो इसको पूरे को काट लीजिए। या आपको पता है कि ये कटता है आपका 5, या कटता है आपका 3 से ये कटेगा 13, ये पूरा हो जाएगा आपका 65%, ठीक है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं, कैलकुलेशन के थ्रू या कंपैरिजन के थ्रू आप डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आना चाहिए वो डिफरेंस वाला क्वेश्चन आना चाहिए, मतलब मैं ढूंढूंगा डिफरेंस कहां पूछा गया है। तो देखो एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन गारमेंट्स रिसीव्ड बाय स्टोर एम एंड ओ ऑन ऑल द डेज टुगेदर। देखो ऐसे क्वेश्चंस को जब भी करना तो उसके हिसाब से तो वो कहता है कि पहले तुम जोड़ो और फिर घटा के बताओ। मैं हमेशा क्या करूंगा, पहले घटाऊंगा बाद में जोड़ूंगा, इससे हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ओ का सारा डाटा देख लो एक बार, और यहां पे एम का सारा डाटा देख लो। अब इसमें जो देख करके आपको पता चला वो क्या पता चला कि ओ का डाटा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, एम का डाटा कंपैरेटिवली छोटा दिख रहा है। मतलब अगर मुझे डिफरेंस लेना है तो मैं 8 में से 6 घटाऊं या 6 में से 8 घटाऊं, डिफरेंस तो 2 ही होगा ना। तो मैं कोशिश करूंगा कि बड़े में से छोटे को घटाऊं। तो ये जो ज्यादा बड़ा वाला है इसमें से उसको घटाते चले जाओ, आपको आपकी वैल्यू मिलती चली जाएगी। मतलब उसने कहा था पहले जोड़ो दोनों को फिर घटाओ, मैं क्या कर रहा हूं, पहले बारी बारी से घटा लेता हूं, डे वाइज घटा लेता हूं, बाद में जोड़ दूंगा, रिजल्ट सेम आएगा, हमारा क्वेश्चन जल्दी से हो जाएगा, मतलब आसानी से बन जाएगा। तो देखो 57 में से 49 घटाओगे तो कितना आएगा बताओ, बिल्कुल सही 8 आएगा, ठीक है 8। उसके बाद देखो 39 में से 37 घटाओगे 2 आएगा, 43 में से 53 घटाओगे -10। देखो डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना, आप इसमें से उसको घटा रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्ट जो आएगा, चूंकि ये छोटी वैल्यू और वो बड़ी वैल्यू है, तो रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब यहां आ जाओ, 41 में से 39 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। आप ध्यान रखने के लिए यहां पे माइनस तो यहां प्लस प्लस भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो 8 + 2 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 2। तो इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2, ठीक है। मतलब पहले मैंने डिफरेंस ले लिया फटाफट, उसके बाद उसको जोड़ना था तो मैंने जोड़ लिया। अब जो सिंबल होगा, सिंबल के अकॉर्डिंग जोड़ घटाओ आप कंप्लीट करिए और आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरा आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मैं कौन सा क्वेश्चन ढूंढूंगा, कुछ सम वाला क्वेश्चन। तो देखो एक सम वाला क्वेश्चन भी है, सम ऑफ गारमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल द शॉप्स ऑन थर्सडे। चलो एक तरीका आपको बता देता हूं कि अगर आप सम भी करना चाहते हो तो जल्दी से जल्दी कैसे सम करना है, ठीक है। मतलब ये सिर्फ ऑब्जर्वेशंस हैं और कुछ नहीं, जितना अच्छा ऑब्जर्व करेंगे उतनी जल्दी आप आंसर दे पाएंगे। तो देखो सम वाला जो क्वेश्चन है उसमें किसका डाटा आपसे पूछा गया है, तो उसने पूछा है आपसे सम ऑफ गारमेंट्स रिसीव्ड बाय ऑल द शॉप्स ऑन थर्सडे। थर्सडे का पूरा डाटा मुझे चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूंगा कि जो भी 10 के मल्टीपल्स हो उनको सेपरेट रखिए और जो यूनिट डिजिट है उसको सेपरेट रखिए, ठीक है। आप मौखिक रूप से मतलब ओरली आप इसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। देखो जैसे यहां पे 40 और 1, ठीक है, मैं 40 पहले देखूंगा, 1 को बाद में देख लूंगा। तो 40 40 80 और 30 कितना हो गया 110, और 20 कितना हो गया 130, ठीक है। तो यहां 130 आपका 10th प्लेस वाली जितनी वैल्यू है उनको जोड़ के आ गया, ठीक है। मतलब चाहे तो आप ऐसे जोड़ लीजिए 4 4 8 3 11 2 13 और 10th प्लेस का है इसलिए इंटू 10 मतलब 130। उसके बाद यूनिट डिजिट को जोड़ लीजिए, ठीक है। 8 और 1 9 और 9 18 और 5 23, मतलब इसमें मुझे 23 और ज्यादा जोड़ना है, ठीक है। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो मेरा कितना आएगा 153, और यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो देखो सम वाला क्वेश्चन भी आप जल्दी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा जो आपकी 10th प्लेस की वैल्यू उसको अलग जोड़ लीजिए, बाद में इंटू 10 कर लीजिएगा, और जो यूनिट प्लेस की वैल्यू उसको अलग जोड़ लीजिए, उसको उसके साथ ऐड कर दीजिएगा, ठीक है। सर अगर यहाँ 3 डिजिट का होता तो फिर 100 प्लेस को एक जगह जोड़ते हो इंटू 100 कर लेते, 10th प्लेस को एक जगह जोड़िए इंटू 10 करिए, और यूनिट प्लेस को एक जगह जोड़ के इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब डायरेक्टली आप वैल्यू लिख सकते हैं, ठीक है। फिर उनको बाद में जोड़ लीजिए, बहुत आराम से आपका एडिशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चाहे आप कितने भी नंबर ऑफ नंबर्स को आप जोड़ना चाहते हैं, आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब कौन सा क्वेश्चन बच गया देख लो एक बार।
मैंने रेशियो वाला कर लिया, परसेंट वाला कर लिया, सम कर लिया, डिफरेंस कर लिया। बचता है आपका एक क्वेश्चन और बचता है जो डायरेक्टली पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स रिसीव्ड बाय शॉप एन ऑन ऑल द डेज टुगेदर। मतलब ये भी सम का ही क्वेश्चन है, चलो कर लो इसे भी। ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, डाटा आपके सामने है। अगर आप नहीं कर पा रहे तो अभी चलिए एक बार मेरे साथ ही कर लीजिए। उसने कहा है कि टोटल नंबर ऑफ गारमेंट्स रिसीव्ड बाय शॉप एन ऑन ऑल द डेज टुगेदर। एन का मुझे डाटा उठाना है और सबको जोड़ना है। मैंने जो अभी तरीका बताया, ये 5, 6, 11, 6, 17 और 4, 21, मतलब 210, ठीक है। उसके बाद 2, 5, 7 और 5, 12, मतलब मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा 222। देखो कितने आराम से आप अपने डीआई के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते थे, ठीक है। ये एग्जांपल्स आपको बताते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं अरिथमेटिकल पोर्शन की तरफ, ठीक है। आपके अरिथमेटिक से पूरे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसको मिसलेनियस पोर्शन भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें सारे अप्रोच को मिला करके जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं वो पूछे जाते हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन भी आपको यहाँ रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा और उसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ दूंगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये जो मिसलेनियस पोर्शन है ना, इसके क्वेश्चंस को करने का भी एक तरीका है कि जो सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन होंगे, स्मॉल लेंथ वाले क्वेश्चन होंगे, उनको पहले अपीयर करो, पहले अटेम्प्ट करो, वो जल्दी हो जाएंगे, आपको समझ में भी जल्दी आ जाएंगे। जो बड़े क्वेश्चन होंगे, चाहे तो आपको उनका लॉजिक आता है तो आप उसको अपीयर करो, नहीं तो अगर आपके पास समय नहीं है तो आप उसको स्किप करके अगले सेक्शन में बढ़ जाओ, यही तरीका होता है, ठीक है। अब देखो चूंकि एक ही वीडियो में मैं सारे कंसेप्ट तो नहीं शेयर कर सकता, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता दूंगा जिससे कि आप ये जो लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उसको बहुत हद तक आप आसानी से टैकल कर पाएंगे, ठीक है। बाकी के चीज़ों को समझने के लिए जैसे डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक्स आपको दे रखे हैं सारे वीडियोस के, आप जाइए बारी बारी से उनकी प्लेलिस्ट, जो प्लेलिस्ट के लिंक है, तो प्लेलिस्ट वाइज आप उसको देखते चले जाइए, सारे वीडियोस देख डालिए। यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा, आप अरिथमेटिक्स में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और भी अभी काफ़ी सारे वीडियोज़ मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं हमसे, अगर सारे गाइडेंस आपको लेने हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन होगा, हमारा जो भी अपकमिंग वीडियो होगा वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे क्या बोल रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 4 years एंड द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ पी आफ्टर 2 years टू द प्रेजेंट एज ऑफ क्यू इज 5:4, देन फाइंड द एज ऑफ क्यू आफ्टर 2 years। देखो इतना तो पता चल गया मुझे कि क्यू का मुझे क्या बताना है, एज बताना है, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्यू का एज कब बताना है, 2 साल बाद बताना है। मतलब मेरा कोई भी एक ऐसा आंसर होगा जिसमें क्यू का जो एज होगा, क्योंकि उसने जो रेशियो दिया है पी और क्यू का के एज का, वो क्या दिया है कि पी का 2 साल बाद 5 होना चाहिए, जबकि क्यू का प्रेजेंट में 4 होना चाहिए। मतलब मेरा जो भी आंसर होगा वो 4 के मल्टीपल में होगा, लेकिन जो मेरे से आंसर में पूछा गया है वो पूछा गया है कि उसमें आप मुझे 2 साल बाद का एज बताइए। मतलब जो भी आंसर है ऑप्शन से अगर हम जाएंगे तो उसमें से 2-2 कम करते चले जाएंगे और जो 4 का मल्टीपल होगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, जैसे आपके जो 5 के 5 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन 30 में से अगर मैं 2 कम कर देता हूं, 4 का मल्टीपल है, मतलब ये हमारा बन सकता है, मतलब 30 मेरा आंसर हो सकता है। सेकंड वाले में देख लीजिए 28 में अगर हम 2 कम करते हैं 26 4 का मल्टीपल है क्या, नहीं 26 4 का मल्टीपल नहीं है, तो वो ऑप्शन पहले ही छाड़ दीजिए। तीसरा ऑप्शन को देख लीजिए 24 में अगर हम 2 कम कर देते हैं तो 4 का मल्टीपल बनता है, नहीं बनता है, उसको भी छाड़ दीजिए। चौथा ऑप्शन 26 है, 26 में अगर हम 2 कम करते हैं तो वो मेरा 4 का मल्टीपल बनता है, ठीक है। तो यही 2 ऑप्शन मेरे हो सकते हैं और इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो 5वां ऑप्शन है उसमें भी देख लीजिए 32 में अगर हम 2 कम कर देते हैं तो 4 का मल्टीपल बनता है, नहीं बनता। तो सर बहुत बार अगर आपकी किस्मत अच्छी होगी तो डायरेक्टली आप आंसर ऐसे चूज करके अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए इसमें अगर हम एम्बिगस कंडीशन में फंस भी गए तो आप कंपेयर करिए ना दूसरे वाली कंडीशन से। क्या कह रहा है कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द एज ऑफ पी एंड क्यू इज 4 years। अब देखो ये जो एजेस हैं ये कौन सा है, ये है आपके क्यू का एज जो 2 साल बाद हो सकता है, ठीक है। डिफरेंस जो है वो सेम टाइम में कभी नहीं बदलता, ठीक है। मतलब जो जितना बड़ा है वो हमेशा उतना ही बड़ा रहेगा। जैसे आपका बड़ा भाई अगर आपसे 4 साल बड़ा है तो हमेशा 4 साल बड़ा ही रहेगा, ठीक है। तो अभी अगर मैं बोलूं कि पी का 2 साल बाद का जो एज होना चाहिए वो क्यू के 2 साल एज के कंपैरिजन में 4 साल, चाहे तो ज्यादा होगा चाहे तो कम होगा, डिफरेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो बस इतना मुझे पता करना है कि कौन बड़ा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पी बड़ा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब अब मुझे 4 साल जोड़ करके देखना है। क्या देखना है, वो ये देखना है कि मेरा जो भी 4 साल जोड़ करके आना चाहिए वो 5 के मल्टीपल में आना चाहिए। तो अगर मैं 4 जोड़ देता हूं तो 34 5 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। 26 में 4 जोड़ देता हूं तो कितना होता है 30, ये आपका 4 ये 5 का मल्टीपल है, मतलब यही मेरा फाइनल आंसर है। मतलब क्यू का जो 2 साल बाद का जो एज होगा वो कितना होगा
वो एग्जैक्टली 26 होगा। अब किसी ने पूछा तो ये प्रेजेंट में कितना था, तो 26 में से 2 कम करके कितना था 24, जो कि 4 के मल्टीपल में था। तो जैसा क्वेश्चन का कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना आंसर दे सकते हैं। ये तो हो गया लॉजिक से, या फिर आप कह सकते हो ऑप्शंस के थ्रू हम गए, ठीक है। अब देखो कुछ बच्चों को लगा होगा कि नहीं सर अगर मैं इसको बेसिक अप्रोच से करता तो कैसे करता, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनता, आप उन्हीं 2 इक्वेशन को सॉल्व करके यही आंसर पाते हैं। आपका आंसर एग्जैक्टली बिल्कुल 26 बिल्कुल सही आंसर है। लेकिन अगर आप इसको क्वेश्चन को इक्वेशन के थ्रू करते हैं तो मैं आपको इक्वेशन लिख के दे देता हूं, आप अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है। तो क्या कह रहा है, इफ द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ पी एंड क्यू इज 4, मतलब पहला इक्वेशन मेरा बना पी माइनस क्यू बराबर 4, और दूसरा इक्वेशन बनता है कि बोल रहा है कि पी का 2 साल बाद का जो एज है उसका क्यू के प्रेजेंट एज के साथ जो रेशियो बनना चाहिए वो बनना चाहिए 5/4, ठीक है। इन्हीं दोनों इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको जो क्यू का एज मिलेगा वो मिलेगा आपका 26, ठीक है। मैं फिलहाल इसको नहीं सॉल्व कर रहा, नहीं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, ठीक है। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे आपका आ जाएगा 4p, यहां पे आपका आ जाएगा 5q, ठीक है, और ये 4 2 8, ठीक है। तो आप चाहे तो 4p माइनस 5q बराबर -8 लिख लीजिए, या फिर आप 5q माइनस 4p बराबर 8 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा इक्वेशन आपका p माइनस क्यू बराबर 4 है, आपका 2 लीनियर इक्वेशन बना, सॉल्व करेंगे q की वैल्यू 26 ही आएगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्या कहता है आपसे कि इफ ए एंड बी स्पेंड्स 30% ऑफ देयर इनकम टुगेदर विच इज इक्वल टू 26,400। डायरेक्टली मैं आपको हमेशा जैसे आपको रेशियो वाले अपने क्वेश्चंस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि कुछ भी अगर आपको कंपेयर करना हो, रेशियो मतलब कंपैरिजन, कुछ भी कंपेयर करना हो तो डायरेक्टली लिखो ना आप उसे कि क्या कह रहा है वो आपसे कि 26,400 वाली जो वैल्यू है वो कितने के बराबर है 30%। तो दिया गया मान वैल्यू किसकी 30% की। अब चाहिए जिसकी, ऑब्वियसली मुझे उसकी टोटल इनकम सबसे पहले पता करनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूंगा इंटू 100%, ठीक है, क्योंकि जो टोटल वैल्यू होती है वो हमेशा किसके बराबर होती है 100% के बराबर होती है, ठीक है। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, आप डायरेक्टली देख रहे हैं यहाँ 0 से 0 कटेगा, परसेंट को आप हटा ही दीजिए, वो सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ परसेंट लिखा था, आप ना भी लिखे तब भी चलेगा। मतलब 30 के रिस्पेक्ट में वैल्यू दी गई है, 100 के रिस्पेक्ट में मुझे वैल्यू चाहिए। अब देखो 3 से आप इसको कट करो तो 3 8 जा 3 8 जा और 0, ठीक है। तो 880 इंटू 100 कितना आ जाएगा 88,000, मतलब 88,000। चलो जी, ये हो गई आपकी टोटल इनकम। टोटल इनकम किसकी, ए और बी की। चलो जी, अब उसने मुझसे क्या पूछा है, उसने पूछा है तो बताइए कि अगर ए की इनकम बी से 20% ज्यादा है तो बी की इनकम क्या है। मतलब मैं यहां पे रेशियो निकाल लूंगा ना कि अगर ये 100 है तो ये 20% ज्यादा मतलब 120 है, तो इसके बीच जो रेशियो बैठेगा वो कितना बैठेगा 6:5 का, ठीक है। टोटल कितना होना चाहिए, टोटल 11 होना चाहिए, और वही वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में कितनी है, तो वो वैल्यू है 88,000। तो डायरेक्टली कर दो कि दिया गया मान 88,000, वैल्यू किसकी 11 की और चाहिए जिसकी, मतलब मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो मैं बी वाली वैल्यू मतलब 5 से गुना कर दूंगा, आपको आपका आंसर मिल गया 8,000 गुना 5, आपका आंसर हो गया 40,000, 40,000, ठीक है। मतलब जितनी दी गई कंडीशंस हैं उसको बारी बारी से यूटिलाइज कर लीजिए। पहले उसने 30% की वैल्यू दी थी, समझाने के लिए मैंने इतना लिखा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते थे 88,000 100% की वैल्यू। नेक्स्ट, ए बी से 20% ज्यादा कमाता है, तो अगर ये 100 होगा तो ये 120 होगा, मतलब इसके बीच का रेशियो 6:5 का होगा। मतलब डायरेक्टली दिया गया मान 88,000, वैल्यू किसकी 11 की और चाहिए जिसकी 5 की, ठीक है। बस इस राइमिंग को आप यूज करके आप अपने क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। रेशियो वाला वीडियो मेरा जरूर देखिए, मतलब जो पूरी प्लेलिस्ट है वो पूरी देख डालिए, आपके लिए बहुत यूजफुल है। वहां पे मैंने आपको ये टेक्निक समझाई है कि डायरेक्टली देख करके कैसे कंपेयर करते हैं। चूंकि मैं लिख के समझा रहा हूँ इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप इसको ओरली भी कर सकते थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये भी एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, जैसे आपसे क्या कह रहा है कि इफ द सेम सम वाज इन्वेस्टेड एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर टी एंड टी प्लस 4 years, देन द रेशियो ऑफ देयर इंटरेस्ट बिकम्स 1:2, फाइंड टी। टी की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। देखो कैसे निकाला, देखो जब मुझे इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट का मतलब क्या है, पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूं पहले, ठीक है। दो केस में अगर वो कह रहा है कि P और R की वैल्यू सेम है तो भैया 100 की वैल्यू तो कोई बदलती है नहीं, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यूज कॉमन है ये तो आप हटा ही दो, ये तो कट जाएगा ना। अब देखो यानी कि उसने T1 पहले टाइम और दूसरे टाइम के बीच का सिर्फ रेशियो बताया उसने, क्योंकि बाकी की वैल्यू चाहे तो आप काट दो या उसको डायरेक्टली हटा दो, उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। वैसे भी जो चीजें डायरेक्ट रिलेशन में होती हैं आप उसको पूरा ना लिखो, आप सिर्फ देखो कि किसके बारे में बात कर रहा है, सिर्फ उसका रेशियो लिखना होता है, बाकी सारी चीजें क्या होती है कैंसल आउट। कह रहा है ये जो रेशियो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है 1:2 के। किसके बराबर है 1:2 के। साथ ही साथ उसने खुद कहा है कि जो दूसरी वाली टाइम है वो पहली वाली टाइम का कितना है, उससे 4 ज्यादा है, ठीक है। मतलब यहां से डायरेक्टली कंपेयर करके हम आंसर दे सकते हैं कि इस 2 का मतलब भी मैं लिख सकता हूं ना,
1 प्लस 1। अब ऐसा काम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखो t के रेस्पेक्ट में 1, तो मैंने वही t के रेस्पेक्ट में 1 लिखा, और उसी 1 की रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी? वो आएगी 4। तो इसका मतलब मैं समझ गया कि t की वैल्यू जो कि 1 के रेस्पेक्ट में है और 1 की रेस्पेक्ट में जो वैल्यू आ रही है वो 4 आ रही है, तो यहाँ पे मेरा डायरेक्ट आंसर हो जाएगा t बराबर 4 ईयर्स। ठीक है, ये तो मैंने डायरेक्ट कंपैरिजन से आपको समझा दिया। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो भैया मैंने आपके सामने इक्वेशन लिख दिया था, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। t अपॉन t प्लस 4 बराबर 1/2, तो 2t बराबर t प्लस 4, 2t में से t जाएगा तो t बराबर 4। मतलब आप इक्वेशन से करिए, मैं अगर डायरेक्टली देख करके इसको सॉल्व कर सकता हूं तो मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व करना प्रेफर करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि A एंड B इन्वेस्ट x एंड x प्लस 800 फॉर द सेम पीरियड। देखो जब ये सिंपल पार्टनरशिप का क्वेश्चन होगा तो उसमें मतलब जो टाइम पीरियड है वो सेम हो रहता है। तो इस केस में क्या होता है, जो प्रॉफिट बढ़ती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बढ़ती है? जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो डायरेक्टली इसने मुझे इन्वेस्टमेंट बता दिया कि दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो कितना है, पहले का x है और दूसरे का कितना है, x प्लस 800। ठीक है, अभी जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में अप्रोच समझाया है ना, वो अप्रोच यहाँ भी काम आएगा। ठीक है, और अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं तो इक्वेशन आपका लिखा हुआ है, आप इस इक्वेशन को पूरा सॉल्व करिए, फिर आप अपना आंसर दीजिए। मैं कहता हूँ ऐसे पूरा सॉल्व करने से बचना चाहिए हमें। ठीक है, क्या कह रहा है, पहले को जो हिस्सा मिला है मतलब ये ए के रेस्पेक्ट में है और ये किसके रेस्पेक्ट में है, बी के रेस्पेक्ट में। चलो तो यहाँ पे जो ए को हिस्सा मिला है वो कितना मिला है, 3200। ठीक है, कितने में से, टोटल 6800 में से। तो भैया आप 6800 में से मतलब 6800 में से इस 3200 वाली वैल्यू को घटाओगे तो कितना बचेगा मेरे पास, 3600, मतलब 3600। ठीक है, तो इसका मतलब मैं समझ गया कि ए का हिस्सा 3200 है और बी का हिस्सा 6800 में से 3200 आप हटा दो तो जो बचा वो बी का हिस्सा वो कितना है आपका, 3600। मैंने लिख दिया। फटाफट आप इसका रेशियो ले लो, क्योंकि ये जो पार्टनरशिप है वो पूरी तरह से किससे रिलेटेड है, रेशियो से। आप डायरेक्टली आंसर दे पाएंगे। तो रेशियो ले लोगे तो 4×32 और 4×9 36, मतलब 8/9 का रेशियो बनेगा। ठीक है, अभी मैंने आपको टाइम वाले क्वेश्चन में क्या समझाया था कि आप ये देखा करो कि t के रेस्पेक्ट में क्या है, वहां पे 1 था, यहाँ t के रेस्पेक्ट में 8 है, मतलब x के रेस्पेक्ट में 8 है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, 8 से थोड़ा ज्यादा। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं, वो जो थोड़ा ज्यादा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली वैल्यू को। मतलब मैं समझ गया कि मेरे रेशियो का जो 1 है वो किसके बराबर है, वो बराबर है मेरे 800 के। ठीक है, अब कौन सी वैल्यू पूछी है, तो उसने पूछा है फाइंड x। तो भैया 1 अगर मेरे 800 के बराबर है, मतलब दिया गया मान 800, वैल्यू किसकी, 1 की चाहिए, जिसकी x की, तो x के रेस्पेक्ट में वैल्यू कितनी है, 8, मतलब मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 6400, 6400। तो इस तरह से करके आप डायरेक्टली रिलेट करते हुए क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, नहीं सर हमें ऐसे नहीं समझना, तो क्या करना है, तो फिर इक्वेशन सॉल्व करो बैठ के। ठीक है, कि x अपॉन x प्लस 800 बराबर 3200 अपॉन 3600, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर सॉल्व करो, फिर x का आंसर निकालो। तो आपके लिए ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप अप्रोच कैसे लेते हैं क्वेश्चंस का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आप बैंकिंग का पेपर दे रहे हैं जहां पे आपको एक क्वेश्चन करने के लिए आपके पास 1 मिनट का समय भी नहीं होता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से जुड़ा हुआ है। डायरेक्टली आप अगर आपको फॉर्मूला याद होगा इसका, कुछ लोग M1 D1 T1 करके याद करते हैं, मैं उसी को समझाता हूं कि आप ध्यान रखो कि जो नंबर ऑफ पर्सन है वो n होगा। ठीक है, जितना दिन ले रहा है वो d होगा, और उसका जो वर्क वाला पार्ट है वो हमेशा नीचे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सारे वर्क से डायरेक्टली रिलेटेड, जो डायरेक्ट रिलेशन होता है वो हमेशा डिवीजन के रूप में होता है, और जो इनवर्सली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं वो हमेशा इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन के रूप में होता है। ठीक है, टाइम एंड वर्क का जब मैं प्लेलिस्ट शेयर करूंगा मैं पूरा बेसिक आपको समझाऊंगा, और फिर मैं आपको ये पूरी टेक्निक समझाऊंगा, एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो बस बने रहिएगा हमारे साथ इसी चैनल पे। ठीक है, चलिए दूसरी तरफ क्या कहता है, फिर उसी कंडीशन को रखा एन, डी और डब्ल्यू को। ठीक है, मैंने अभी फिलहाल 3 ही वेरिएबल को यूज किया क्योंकि इन्हीं 3 के बारे में बात हो रही है। अगर मान लिया इसके अलावा टाइम भी होता तो टी का भी यूज करते, एफिशिएंसी होती तो ई का भी यूज करते, सारे के सारे ऊपर ही यूज होते हैं, सिर्फ वर्क वाला पार्ट आपके डिवीजन में आता है, मतलब नीचे लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अब आप फटाफट वैल्यू रखिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है 12 वुमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 64 डेज, मतलब यहाँ 12 आएगा और यहाँ आएगा 64। ठीक है, पूरा काम मतलब 1, फिलहाल तो हम 1 मान रहे हैं, लेकिन आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है आपसे कि हाउ मेनी वुमेन मतलब n कैन डू 2/3 ऑफ वर्क। अब ध्यान दीजिएगा, इसने 2/3 की बात की है, मतलब ये बता रहा है कि इनिशियल वर्क आपका अगर 3 रहा होगा तो अब फाइनली जो वर्क मेरा बचा है वो कितना बचा है, 2। ठीक है, तो इस तरह से करके आप डायरेक्टली वैल्यू को लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे तो अगर आप यहाँ 1 लिखते तो फिर यहाँ 2/3 लिखते, फिर 3 इधर आता। मैं इस झंझट को पहले ही खत्म कर देता हूं। मैंने क्या कहा, अगर 2/3 है मतलब इनिशियल वर्क आपका 3 है, फाइनल वर्क आपका कितना है, 2। तो इनिशियल वर्क आप 3 लिख दीजिए, फाइनल वर्क आप अपना 2 लिख दीजिए, हो गया। अब देखो ये क्या कहता है, कितने दिन में मुझे इससे काम करवाना है, तो मुझे इससे काम करवाना है 16 डेज में। देखिए
मतलब अगर आप स्ट्रक्चर को ठीक से लिख लेंगे तो आप डायरेक्टली आप अपना आंसर दे सकते हैं 2 8 जा, फिर 8 8 जा और यहां 3 4 जा, तो फाइनल आंसर आपका आ गया 32। तो लो कितने वुमेन चाहिए थी? 32 वुमेन चाहिए थी इस काम को, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन करवाने के लिए। जो भी कंडीशन इसने दे रखा था उसके अकॉर्डिंग 32 हमारा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये टाइम एंड डिस्टेंस से जो आपका बोर्ड एंड स्ट्रीम वाला पोर्शन है उससे पूछा गया एक क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन इसमें भी कोई दम नहीं है। अगर आप देखें क्या कह रहा है आपसे कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको स्पीड दोनों दे ही दी है आपको, मतलब धारा के विपरीत 10 और धारा की दिशा में 14, क्योंकि धारा के साथ आएगा तो ज्यादा तेज आएगा। अब क्या कह रहा है आपसे कि इफ द डिस्टेंस कवर्ड इन t आवर्स इन अप स्ट्रीम इज 44 किलोमीटर, तो अप स्ट्रीम वाली जो स्पीड थी वो 10 थी और उसको t से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं स्पीड इनटू टाइम लेके चल रहा हूं, क्योंकि इसने डिस्टेंस की बात की है, तो जैसा बोलेगा मैं वैसा फटाफट अपना स्ट्रक्चर लिख लूंगा, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम कर दिया, मतलब इससे जो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई है वो 10t। अब क्या कहता है आपसे, जबकि आपके डाउन स्ट्रीम में वो कितना आता है 6 आवर्स तक आता है, तो 6 आवर्स का मतलब आपके 14 की स्पीड से 6 आवर्स तक वो ट्रेवल करता है। अब क्या कह रहा है वो आपसे कि डाउन स्ट्रीम में जितना ट्रेवल कर रहा है अप स्ट्रीम में उससे 44 किलोमीटर कम कर रहा है, मतलब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो उसने 44 किलोमीटर दे रखा है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व, आपसे टी की वैल्यू पूछी गई है, कोई दिक्कत नहीं, बना लो आप इसे। देखो क्या करोगे आप यहाँ पे, ये सर 84 है, अब मुझे ये पता करना है कि 84 में से कितना कम किया जाए कि 44 आएगा, ठीक है, बस यही है पूरा क्लू। तो भैया 84 में से कितना कम करोगे, 40 कम करोगे तो 44 आएगा, समझ में आ गई बात। मतलब यहां पे चाहे तो आप कंसिडर कर लो या फिर आप डायरेक्टली इसको घटा के देख लो, बस क्वेश्चन हो गया भाई। अब ये देखो 10 से ये 4 टाइम्स कटेगा तो आपकी टी की वैल्यू कितनी आएगी 4 आवर्स, मतलब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आइए बढ़ते हैं इस एक और बेहतरीन क्वेश्चन की तरफ। है तो ये ऐसे मेंसुरेशन का क्वेश्चन, लेकिन अगर आप सिर्फ इसका बेसिक स्ट्रक्चर बना ले तो आप देखते ही जवाब दे सकते हैं। तो देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को करना है। क्या कह रहा है आपसे कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, हुज लेंथ इज इक्वल टू डायमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो स्ट्रक्चर क्या बनेगा इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन में स्ट्रक्चर बनेगा कि ये जैसा सर्कल है आपका, ठीक है, इस सर्कल में यहाँ पे जो डायमीटर है ये रेक्टेंगल के लेंथ का काम करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ इसने कहा है कि ब्रेड्थ की वैल्यू जो है वो इसके रेडियस के बराबर है। इसका मतलब ये जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, ठीक है। हाथों से बना रहा हूँ, बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट स्ट्रक्चर का एक्सपेक्टेशन ना रखें, लेकिन ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये देखो, ठीक है, डन। तो इसने आपसे यही कहा है कि ये जो आपका रेडियस वाला जो पार्ट है ना, ठीक है, ये आपके ब्रेड्थ की लंबाई के बराबर है, मतलब इसकी चौड़ाई। तो ये जितना होगा उतना ही इसकी चौड़ाई होगी, मतलब आर, और इसका जो पूरा डायमीटर है वो इसकी लेंथ है, मतलब लंबाई है, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। अब यहाँ अगर 2r होगा तो भैया ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये भी कितना होगा आपका 2r ही होगा, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ पा रहे हैं, स्ट्रक्चर बन गया आपका, क्लियर है ये पूरा का पूरा क्वेश्चन कैसे। अब इसने यही तो कहा था आपसे कि जो सरकमफ्रेंस है, तो जो इसका सरकमफ्रेंस होता है वो कितना होता है 2πr, वो जो है आपके रेक्टेंगल के जो पेरीमीटर है, मतलब 2r प्लस r प्लस r, मतलब कुल मिलाकर 6r, ठीक है। फॉर्मूले से भी जा सकते हैं 2 × l प्लस b, मतलब 2r प्लस r 3r × 2 कितना हो जाएगा 6r, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। स्ट्रक्चर जब मेरे सामने है तो मैं डायरेक्टली देख करके लिख सकता हूँ, स्ट्रक्चर अगर हमारे सामने नहीं होता तो मैं फॉर्मूले से जाता। चलो बराबर, ये जो डिफरेंस है वो कितने के बराबर है 2 के बराबर, यही आपसे कहा गया है। तो अब देखो यहाँ पर ये जो कट सकता है, जैसे 2 1 जा 2, 2 3 जा और 2 1 जा, मतलब अब मेरा जो वैल्यू आया वो क्या आया πr माइनस 3r बराबर कितना हो जाएगा 1, और मेरे से पूछा गया था r की वैल्यू बताओ आप, तो r की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 1/π माइनस 3, ठीक है। ये क्या बात हुई, देखो r कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे π माइनस 3 जो आया कॉमन उसको दूसरी तरफ भेज दिया, यही मेरी r की वैल्यू होगी। अब आप π की वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे π की वैल्यू होती है 22/7, 22/7, रफली हम इसे यही लेते हैं, ठीक है। अब देखो, और जब तक कुछ एक्स्ट्रा मेंशन ना हो तब तक यही वैल्यू लेनी है 22/7, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप 7 से 3 गुना मतलब 21, 22 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, नीचे वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, 22 में से 21 गया तो कितना बचा 1, और नीचे में कितना आया 7, ऊपर में पहले से कितना था 1, तो भैया 1/1/7 कितना होगा हमारा फाइनल आंसर 7 सेंटीमीटर, ठीक है।
डन। मतलब इस तरह से आप अपने बस सबसे मेन इसमें जो था वो था आपका स्ट्रक्चर लिखने के बाद आपको डायरेक्टली रिलेट करना था और अपना आंसर लिखना था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा, जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस का ही एक क्वेश्चन है जो ट्रेन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए एक आसान सा क्वेश्चन है, आप डायरेक्टली देख करके भी आंसर दे सकते हैं क्योंकि इसमें डिस्टेंस वाली जो पार्ट है वो बराबर ही है। ठीक है, क्यों? डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ ट्रेन जो इसमें होगी। ठीक है, जब ट्रेन किसी ऐसे ऑब्जेक्ट को क्रॉस करे जिसका जो लेंथ है वो क्या हो, नेग्लिजिबल हो। ठीक है, तो हमेशा ट्रेन किस लेंथ को क्रॉस करती है, अपनी लेंथ को। ठीक है, तो इसने पहले वाले कंडीशन में बोला है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जब ट्रेन जा रही है तो 30 सेकंड में क्रॉस कर ले रही है। अभी बता रहा है कि 54 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जाएगी तो कितने सेकंड में क्रॉस करेगी। ठीक है, आप बोलेंगे सर यहाँ किलोमीटर पर आवर को आप सेकंड के साथ कैसे रिलेट कर सकते हैं? देखो, जब डिस्टेंस बराबर है तो हम स्पीड इंटू टाइम लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब पहले केस में S1 T1 बराबर, दूसरे केस मतलब S2 T2 के बराबर होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं कन्वर्जन फैक्टर यूज भी कर लूँ 5/18 तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख करके हम अपनी हेडेक और क्यों बढ़ाएं। ठीक है, अब यहीं से चाहे तो आप इसको कट करके डायरेक्टली आंसर दे दीजिए, या फिर एक और अप्रोच मैंने आपको बेस्ट अप्रोच बताया है, CPR कंसेप्ट। CPR कंसेप्ट मतलब कांस्टेंट प्रोडक्ट रेशियो। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जरूर देखिए उसे जाकर के। एक बेहतरीन कंसेप्ट जहां पे आप डायरेक्टली देख करके आंसर दे सकते हैं, आपको किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस आपको वैल्यू देखनी है कितनी से कितनी बढ़ गई है। ठीक है, तो अगर इसका रेशियो ले ले तो वैल्यू समझने में और आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका होगा ये आपका हो जाएगा 18 3 ये हो जाएगा आपका 18 4 मतलब वैल्यू 4 से 3 हुई है, मतलब कितनी कम हुई है, 1। ठीक है, रेशियो के रिस्पेक्ट में कितनी कम हुई है, 1/4। ठीक है, 1 कम हुई है 4 से। ठीक है, तो 1/4। तो ऐसे केस में अगर कोई भी वैल्यू अगर 1/4 कम होती है तो दूसरी तरफ वो वैल्यू ऑटोमेटिकली 1/3 बढ़ेगी। ठीक है, ये वाली बात समझने के लिए आप जाकर के CPR कंसेप्ट वाला जो वीडियो मैंने आपसे शेयर किया है वो जरूर देखिए। ठीक है, कि अगर कोई भी वैल्यू अगर x/y कम होती है तो दूसरी तरफ वो वैल्यू x/y - x से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो मतलब कौन सी वैल्यू दूसरी वाली, ये वाली टाइम वाली वैल्यू, मतलब 30 का 1/3 कितना हो जाएगा, 30 का 1/3 हो जाएगा 10, मतलब दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो 10 से बढ़ जाएगी। तो 30 + 10, तो t की वैल्यू जो आएगी मेरी वो आएगी 40 सेकेंड्स। ठीक है, डायरेक्टली देख करके आप अपना आंसर दे सकते थे, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है, बाद बाकी बात आती है कि नहीं सर मुझे तो कैलकुलेशन करके करना था, तो फिर ये इक्वेशन मैंने लिख दिया था कि 72 × 30 = 54 × t, कैलकुलेट करिए और आंसर दीजिए। ठीक है, कोई भी अप्रोच लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि आपका समय बचना चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपसे, ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और फाइनली आपसे सेलिंग प्राइस पूछा गया है। हालांकि इस क्वेश्चन को भी मतलब ओरली सॉल्व किया जा सकता है, मैं आपको कुछ डाटा बता देता हूं जिसको देख करके आप डायरेक्टली आंसर दे सकते थे। इसने कहा कि पहले आर्टिकल को 50% बढ़ाया गया है, मतलब जो भी उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे 50% ज़्यादा। ठीक है, और ये इसके कारण ही अगर उस पर 50 रुपीज़ का डिस्काउंट भी दे दिया जाए तो भी उसे 50 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, मतलब उसने ये जो 50% बढ़ाया वो कुछ इस तरह से बढ़ाया है कि उसे 50 + 50 मतलब 100 का क्या मिल जाए, मार्जिन मिल जाए। ठीक है, मतलब मेरी 50% की वैल्यू किसके बराबर है, 100 के बराबर। तो मेरी जो 100% की वैल्यू होगी, 100% क्यों निकाल रहा हूं मैं, क्योंकि जो 100% होती है प्रॉफिट लॉस में वो हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है। क्या होती है, 100% हमेशा कॉस्ट प्राइस के बराबर होती है, मतलब कॉस्ट प्राइस जो होती है वो कंप्लीट वैल्यू होती है। तो हमने यही देखा कि मेरी जो कंप्लीट वैल्यू होगी 100% होगी, वो किसके बराबर होगी, तो 50 अगर 100 के बराबर है तो 100% कितने के बराबर होगी, 200 के बराबर। लो जी, हमारा क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व हो गया। लेकिन क्या मेरे से कॉस्ट प्राइस पूछी गई थी, नहीं, मेरे से सेलिंग प्राइस पूछी गई थी। सेलिंग प्राइस में क्या कहा गया था कि जब उसने अपनी चीज़ों को बढ़ाया है तो उसे 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, यही तो कहा गया था मेरे से। मतलब सेलिंग प्राइस में क्या होता है, जो भी कॉस्ट प्राइस है मतलब 200, उसमें आप प्रॉफिट वाली वैल्यू जोड़ दीजिए, 50 रुपीज़ जोड़ दीजिए, तो आपसे जो सेलिंग प्राइस पूछी गई है वो किसके बराबर हो जाएगी, 250। ये मेरे से पूछा गया था और यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे करके क्वेश्चंस को आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ आपको रिलेट करने आना चाहिए। मैं फिर से एक बार समझा दूं, उसने कहा था कि पहले वैल्यू को बढ़ाया गया था, वो वृद्धि हमने डायरेक्टली रिलेट कर लिया कि 100 रुपये के बराबर होगी। ठीक है, तो उससे हमें कॉस्ट प्राइस का पता चल गया, और उसने चूंकि मेरे से कॉस्ट प्राइस नहीं, मेरे से सेलिंग प्राइस पूछी थी, तो फिर मैं कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट वाला पार्ट जोड़ दूंगा, मुझे सेलिंग प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर मार्क प्राइस पूछा गया होता, मतलब अगर आपसे पूछा गया होता कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना था, तो चूंकि उसने 50 का डिस्काउंट भी दिया था तो सेलिंग प्राइस में फिर मैं 50 और जोड़ देता हूं, तो 300 उसकी क्या हो जाती है, मार्क प्राइस। ठीक है, जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम आंसर दे देंगे। ठीक है, बाद बाकी मैं आपसे प्रॉफिट एंड लॉस की पूरी प्लेलिस्ट शेयर करूंगा। ठीक है, आप जुड़े रहिएगा इसी चैनल पर,
अभी बहुत ही मज़ेदार कंसेप्ट्स, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स के साथ मैं आपको सारे के सारे जो चैप्टर्स हैं मैथ्स के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, उसकी प्लेलिस्ट आपको शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, आप जाइए उन सारे प्लेलिस्ट को एक तरफ से देख जाइए। अभी तक जितना शेयर किया है काफ़ी ज़्यादा आपकी मैथ्स इंप्रूव हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं सर मैं और अच्छा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आप इसी चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी हम आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट्स आपको इसी चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, जैसे ये आपका एक लास्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें मतलब ये जो आपके अरिथमेटिकल सेक्शन है उसका लास्ट क्वेश्चन बचा है, और इस पूरे मैथमेटिकल पोर्शन का भी एक लास्ट क्वेश्चन है। मतलब 39 क्वेश्चंस मैंने आपको इन 2 वीडियोस में अभी तक डिस्कस कर दिया। अब ये लास्ट क्वेश्चन मैंने मतलब 40th क्वेश्चन में आपसे डिस्कस करके इस वाले वीडियो को, इस वाले सेशन को भी खत्म करूंगा। देखिए, ये आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है। उसमें क्या कह रहा है आपसे कि रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर, मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो है आपका 3:1। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी मिक्सचर से अगर हम कुछ भी निकालते हैं तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आता। ठीक है, जो आपको दूध देने वाला आता है, अगर वो मान लिया आपको कुछ दूध दे देता है अपने कैन में से निकाल कर, तो क्या उसका जो बर्तन में जो बचा हुआ दूध है, क्या उसमें मिल्क और वाटर का रेशियो चेंज हो जाएगा? नहीं, वो हमेशा वही रहेगा। ठीक है, हाँ, जब वो उसके ऊपर फिर पानी मिलाएगा तो चेंज होगा, या उसके ऊपर फिर से दूध प्योर मिल्क मिलाएगा तब जाके वो चेंज होगा। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है? इस वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है 20 लीटर निकाल लिया, मतलब सिर्फ क्वांटिटी कम हुई 20 लीटर से, उसके रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है? आगे कहता है ये आपसे कि अब जो उसका बीच का जो मिल्क और वाटर का जो डिफरेंस है वो 70 लीटर्स का है। भैया डिफरेंस नहीं चेंज हुआ, पहले भी वही था अभी भी वही है, सिर्फ क्वांटिटी चेंज हो गई, जो टोटल क्वांटिटी थी वो चेंज हो गई। तो फिर दिया गया मान 70 लीटर्स, वैल्यू किसकी? इसके डिफरेंस की, 3 में से 1 गया तो कितना आया? 2 चाहिए, जिसकी टोटल की मतलब 4। ठीक है, तो मेरे पास जो टोटल क्वांटिटी थी वो कितनी थी? 140 लीटर्स थी, मतलब निकालने के बाद, ये 20 लीटर निकालने के बाद कंपैरिजन दिया है तो मैंने उससे निकाल लिया 140 लीटर्स। लेकिन अगर मेरे से पूछा जाए बिल्कुल शुरू में कितनी क्वांटिटी थी, तो इस 20 लीटर को यहां पे ऐड कर दीजिए, तो आपको पता चला कि बिल्कुल स्टार्टिंग में जो टोटल जो बर्तन में था आपका मिल्क और वाटर का मिक्सचर वो कितना था? 160 लीटर्स। ठीक है, अब देखिए इसी में आपसे पूछा जा रहा है कि इस 160 लीटर्स में अब आप मुझे बताओ कि मिल्क कितना था। तो भैया 3:1 में बटा हुआ है, तो अगर आप पूरा देखेंगे तो 4 पार्ट, 4 हिस्सा बांटेंगे तो एक हिस्सा आपके 40 के बराबर आएगा, तो 3 हिस्सा आपके किसके बराबर आएगा? 120 के बराबर। मतलब मिल्क वाला जो पार्ट था वो 120 लीटर था। तो इस तरह से करके आप अपना आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं आपको पूरी थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पर, मैं आपको सिर्फ वो अप्रोच बता रहा हूँ कि आपको क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना था। बाद बाकी मैंने आपको सारे के सारे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, आप जाइए उनको बारी बारी से, वो जो चैप्टर्स है उनको बारी बारी से छोटे छोटे वीडियोज़ में मैंने आपको पूरी की पूरी कंसेप्ट्स एक्सप्लेन कर रखी है, उसे देखिए। पूरा का पूरा प्लेलिस्ट इसलिए शेयर किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप, चेन बाय चेन आपको समझ में आता चला जाए कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए जो आसान से अप्रोचेज है वो कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, बाद बाकी मैंने आपको इंप्लीमेंटेशन से बता दिया कि आप डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कैसे टिक कर सकते थे। ठीक है, बाद बाकी आप बने रहिए इसी चैनल के साथ, बहुत ही बेहतरीन कंटेंट्स अभी आपसे शेयर करने हैं हमें। ठीक है, आज की इस वीडियो में यहीं पर हम इसे फिनिश करते हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको ऑल द बेस्ट। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।